नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने SCE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पीछे वाले लेक्चर में अपन लोगों ने मेमोरी से रिलेटेड डिस्कस किया था। उसके अंदर अपन ने मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसी वीडियो के अंदर अपन ने मेमोरी का जो चार्ट है वो भी थोड़ा बहुत देखा था। आज उसी चार्ट को अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेमोरी का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं कि मेमोरी कौन कौन से प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से अपन लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से सबसे पहले देखते हैं मेमोरी होता क्या है। मेमोरी एक तरह से एक स्थान होता है, एक जगह होता है जहां पर डेटा या फिर सूचना को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, परमानेंटली या फिर टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंटली या फिर टेम्परेरी उसे अपन मेमोरी कहते हैं। देखो, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बहुत सारे नाम होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भी बहुत सारे नाम होते हैं। क्वेश्चन अपने को देखो प्राइमरी मेमोरी ना करके इंटरनल मेमोरी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी होता है। देखो, प्राइमरी मेमोरी को अपन प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, मुख्य मेमोरी बोल सकते हैं, आंतरिक मेमोरी बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनका कंपलसरी मेमोरी भी बोला जा सकता है। कंपलसरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ये जितनी भी मेमोरीज है कंप्यूटर के अंदर अगर होंगी तो ही अपना कंप्यूटर चलेगा, वरना कंप्यूटर अपना स्टार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपन फिर से देख लेते हैं क्या क्या बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, कंपलसरी मेमोरी, ये इनके नाम होते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ध्यान से देखना, यहाँ मैंने 4 प्रकार से लिखा है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ये 2 अपन ने क्यों लिखा? क्योंकि ये भी अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरीज होती है और इनको भी अपन यहीं पे पढ़ लेते हैं। फिर ये अपना मेमोरी का लगभग सारी चीजें यहीं पे आ जाएंगी एक जगह पे। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखो, रजिस्टर हो गया अपना, कैश मेमोरी हो गया, रैम मेमोरी हो गया, रोम मेमोरी हो गया। ये अपने प्राइमरी मेमोरी के क्लासिफिकेशन हो गए। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी के देखो अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सेकेंडरी मेमोरी हो गया, बाह्य मेमोरी हो गया और एक्स्ट्रा मेमोरी हो गया, या फिर बाहरी मेमोरी भी बोल सकते हैं अपन इसको, सही है। और इसके अलावा ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको बोला जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी को। इनके अंदर कौन कौन सी मेमोरी होती है? पहली होती है मैग्नेटिक टैप, ठीक है। दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क, फिर होता है ऑप्टिकल डिस्क, फिर होता है अपना फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं, मास स्टोरेज बोल सकते हैं, USB डिवाइस या मेमोरीज बोल सकते हैं। देखो, इनके अंदर अब इनके क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी होता क्या है? रजिस्टर मेमोरी अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं ये अपन ने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिया एक बार। इनके अंदर देखो, एक होता है अपना ALU, एक होता है MU, एक होता है अपना CU। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, MU का मतलब मेमोरी यूनिट और CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। तो ये जो MU अपने को मिलता है ना, देखो ALU से क्या होता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कार्य होता है। MU का मतलब मेमोरी यूनिट होता है और मेमोरी के अंदर कौन सी मेमोरी आती है? अपनी रजिस्टर मेमोरी आती है। और उसके बाद में अपना CU आता है। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन सा पहले प्रोसेस होगा, कौन सा बाद में प्रोसेस होगा। ये काम कौन करता है? ये वाला। और इसके अलावा जैसे यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, तो प्रोसेसर प्रोसेस करता है ना,
तो उससे पहले और उसके बाद जो भी डेटा सेव होता है वो अपना रजिस्टर के अंदर ही होता है। रजिस्टर अपने मुख्य रूप से बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन MBR होता है एक मेमोरी बफर रजिस्टर, एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक होता है PC प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इस तरह से रजिस्टर्स होते हैं अपने। मेमोरी बफर रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो भी अपना डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है अपना, ठीक है, तो कौन सा डेटा पहले आ रहा है कौन सा जा रहा है ये MBR निगरानी रखता है। इसके अलावा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका क्या काम होता है, मेमोरी कहाँ से आ रही है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस अपने को दिया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका एड्रेस क्या है, और जो आगे प्रोसेस होके जाएगा डेटा वो कहाँ पे जाएगा। PC का मतलब प्रोग्राम काउंटर होता है, ये भी अपना रजिस्टर मेमोरी के अंदर ही आता है। ठीक है, ये अपना रजिस्टर हो गया। फिर से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रजिस्टर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है उसको अपन रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन अपना ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रोसेसर की मेमोरी होती है, और ऑप्शन में अपना रजिस्टर आ सकता है, केस आ सकता है, रैम आ सकता है, रोम आ सकता है। ये अपना रजिस्टर अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में लेते हैं अपन केस मेमोरी। केस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, देखो यहाँ पे अपना रजिस्टर ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और यहाँ पे अपना रैम होता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी तीव्र गति से काम करता है, लेकिन जो अपना रैम होता है या फिर जो प्राइमरी मेमोरी रैम बोल सकते हैं अपन इसको, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर और रैम दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन करवाने का काम अपना केस मेमोरी करता है। ठीक है, तो जैसे रैम के पास जो भी डेटा आएगा वो डायरेक्ट प्रोसेसर के पास न जा करके पहले केस के पास जाएगा, उसके बाद में रजिस्टर के पास जाएगा, फिर डेटा प्रोसेस होके रजिस्टर को मिलेगा, उसके बाद में केस के पास आएगा, फिर रैम के पास में, और फिर अदर डिवाइसों के अंदर। तो केस मेमोरी क्या काम करती है, रैम और रजिस्टर दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन का काम करवाती है। ठीक है, और रैम के बाद में डेटा अपना केस के पास जाएगा, और केस के बाद में रजिस्टर के पास में। केस मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, L1, L2 और L3। L1, L2 और L3 का मतलब क्या होता है, देखो L1 का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इनके अंदर स्पीड की जब अपन बात करते हैं कि L1 की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, L2 की फिर कम होती है, और L3 की सबसे कम होती है। क्वेश्चन अपना ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी या फिर इनमें से कौन सा भाग माइक्रो प्रोसेसर के जस्ट पास होता है या माइक्रो प्रोसेसर से जस्ट दूर होता है। तो L1 माइक्रो प्रोसेसर के जस्ट पास होता है, और L3 रैम के पास में होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, इसकी स्पेस कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी कम होगी स्पेस कैपेसिटी और इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। काम क्या करेंगे ये, एक तरह से मेमोरी को स्टोर करने का काम ही करते हैं। इसके अलावा देखो केस मेमोरी का अपना क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कंप्यूटर द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर डेटा होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो उसका आंसर आएगा अपना कैश मेमोरी। ठीक है, उसके अलावा आगे जो अपन मेमोरी पढ़ते हैं उसके अंदर रैम आता है, फिर रोम आता है। देखो मैंने पहले भी बोला था फिर भी बोल रहा हूँ, प्राइमरी मेमोरी के अंदर मुख्य रूप से 2 ही भाग होते हैं, रैम और रोम। ये अपन ने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि ये भी अपना मेमोरी का हिस्सा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इनको पढ़ेंगे तो ये अपन को अच्छे से लर्न हो जाएगी। फिर आता है अपना रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब इसके अंदर रैम के अंदर डेटा को पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। रैम के प्रकार देखते हैं अपन। रैम के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या काम में लेते हैं अपन लोग, देखो सबसे पहले
जो भी डेटा यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है वो सबसे पहले रैम के पास ही जाता है, रैम के बाद केस के पास जाएगा और केस के बाद रजिस्टर के पास जाएगा। जैसे ही प्रोसेस कर देगा अपना प्रोसेसर, फिर वापस रजिस्टर के पास आएगा, फिर केस, फिर रैम और फिर अदर डिवाइसों के पास में। तो रैम अपना क्या काम करेगा, सबसे पहले डेटा लेता है, यानी कि एक तरह से जो भी डेटा पर प्रोसेस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, अपना रैम के अंदर। उसके बाद में केस, फिर रजिस्टर, इस तरह से काम लेता है अपना। रैम के अंदर SRAM हो गया, DRAM हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो इन दोनों के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है, किसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, किसकी कैपेसिटी कम होती है। इसके अलावा प्रति सेकंड कई बार डेटे को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी मेमोरी को यूज करते हैं, या फिर कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता अधिक होती है। देखो DRAM जो अपनी मेमोरी होती है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, बार बार रिफ्रेश किया जाता है। DRAM मेमोरी को सबसे ज्यादा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, SRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। SRAM अपना DRAM से स्पीड में ज्यादा होती है, DRAM अपना SRAM की तुलना में कम स्पीड की होती है, ठीक है। इसके अलावा SRAM की कैपेसिटी DRAM से ज्यादा होती है, और DRAM की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो SRAM से कम होती है। तीनों डिफरेंट मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा रोम होता है अपना, रोम मेमोरी। ये किस काम में लेते हैं अपन, देखो सबसे पहले जब अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, पहले शायद बता दिया। कंप्यूटर की स्टार्टिंग प्रोसेस को अपन बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब अपन बूटिंग प्रोसेस करते हैं या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो स्टार्टिंग होने के लिए क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले देखो कंप्यूटर अपन जैसे ही ऑन करेंगे तो सबसे पहले अपना जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ पे जाएगा, SMPS के पास। उसके बाद में जाता है अपना रोम के अंदर या फिर अदर पार्ट्स के अंदर। रोम के अंदर बायोस नाम से एक प्रोग्राम से होता है, याद हो तो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले जैसे अपन पावर ऑन करेंगे, रोम के पास बायोस अपना एक्टिवेट होता है, और बायोस एक्टिवेट होने के जस्ट बाद अपना पोस्ट प्रोसेस होता है। समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, लेकिन मैं रोम के बारे में बता रहा हूं कि रोम अपना कहाँ पे काम में लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर अपन जब भी स्टार्ट करेंगे, SMPS के पास अपना इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। रीड ओनली मेमोरी हो गया, बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। और रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो बायोस होते हैं, इनको अपन फर्मवेयर बोला जाता है। फर्मवेयर बोला जाता है। अब फर्मवेयर क्या हो गया, एक तरह से हाँ देखो रोम के अंदर बायोस होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और उसके अंदर जो डेटा होता है वो फर्म द्वारा या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके द्वारा वो जो भी अपना प्रोग्राम्स होता है वहीं पे सेट किया जाता है, इसलिए उसको अपन फर्मवेयर बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फर्मवेयर क्या होता है। तो रोम के अंदर प्री डिफाइंड इंस्टॉल या फंक्शंस जो भी होते हैं वो फर्म के द्वारा ही लगाए दिए जाते हैं, या फिर जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ अपना कंप्यूटर वहीं से अटैच कर दिए जाते हैं, तो उनको अपन फर्मवेयर बोलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इसको अपन हटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपनी SMPS के पास आया, फिर रोम के अंदर बायोस अपना एक्टिवेट हुआ, और फिर अपना पोस्ट प्रोसेस हुआ। पोस्ट प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस होती है, उसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस पोस्ट प्रोसेस ही होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कहने का मतलब
जब अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आप लोगों ने अगर नोटिस किया है तो कीबोर्ड की जो लाइट्स होती है, 3 लाइटें, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये 3 लाइटें, या फिर माउस वाली जो लाइट होती है ना, एक बार ऑन होती है और उसके बाद में ऑफ होती है, फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है अपना कंप्यूटर। तो वो जो लाइट ऑन और ऑफ होती है ना, उसी के अंदर अपना पोस्ट प्रोसेस काम में होता है। पोस्ट प्रोसेस के अंदर होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर लगे सभी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी डिवाइस होती है उनको चेक किया जाता है कि कौन सी डिवाइस सही है, कौन सी डिवाइस अपनी करप्ट है या फिर खराब है। जो भी डिवाइस खराब होती है उसका डिस्प्ले के अंदर पोस्ट द्वारा मैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना रोम हो गया। और रोम के अंदर जो भी चीजें होती है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। बायोस होता है, बायोस के अंदर फिर बायोस सबसे पहले एक्टिवेट होगा, पोस्ट प्रोसेस होगा और उसके अंदर फिर अपना पोस्ट प्रोसेस होने के बाद में अपना सबसे पहले जैसे स्क्रीन के अंदर वेलकम टू विंडोज ऐसे कुछ आता है, वो सारी की पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं बूटिंग। और बूटिंग के अंदर सबसे पहले पोस्ट होता है, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लोड होता है और फिर अपना डेस्कटॉप दिखाई देता है। यहाँ तक का काम कंप्लीट है। अब इनके अंदर जैसे रोम होता है अपना, उसके अंदर एक होता है अपना पी रोम, ईप्रोम और डबल ईपी रोम। ये कौन सी मेमोरी होती है? देखो, पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम का फुल फॉर्म इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी सबकी फुल फॉर्म है। एक एक के बारे में बता देता हूं मैं। पी रोम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस मेमोरी को हम लोग ओनली पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये मेमोरी चेंज नहीं होती और इनको सबसे पहले स्टोर कर दिया जाता है किसके द्वारा? फर्मवेयर के माध्यम से। ठीक है, तो ये पी रोम हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम की सहायता से रीड किया जा सकता है ओनली। उसके बाद में इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब प्रोग्राम की सहायता से इसको इरेज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इरेजिबल का मतलब क्या होता है? हटाना या फिर मिटाना। किसके माध्यम से? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यूवी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रे, पैराबैंगनी किरणें जिसको अपन बोलते हैं। ईप्रोम को पैराबैंगनी किरणों के माध्यम से या फिर अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से 20 से 40 मिनट अल्ट्रावायलेट रे के अंदर रख करके इसको इरेज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको पैराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा या फिर यूवी किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा अपना ईप्रोम का। उसके बाद में डबल ईपी रोम होता है। डबल ईपी रोम के अंदर क्या होता है? देखो, इनके नाम से ही इनका काम अपने को समझ में आता है। इरेजिबल, इरेजिबल पहले नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। जैसे अपना पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, इनको अपन अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करके इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। और जो अपना केस मेमोरी हो गया, ये अपना इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको अपन हटा नहीं सकते। देखो, अब इनके अंदर अपना एक और होता है वोलेटाइल मेमोरी। कौन सा होता है? और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो इनको अपन एक ही डेफिनेशन के अंदर कर लेते हैं। मैं यहां से एक बार इरेज कर लेता हूं इसको। देखो, यहां से इधर का जो भी पार्ट है और एक अपना इधर वाला पार्ट, 2 पार्ट हो गए अपने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपना एक होता है वोलेटाइल मेमोरी, एक होता है अपना नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मेमोरी मतलब नाशवान मेमोरी,
और ये अपनी होती है स्थायी मेमोरी। नासवान और स्थायी का मतलब क्या हो गया? नासवान मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जिसके अंदर विद्युत प्रवाह जब तक रहेगा डेटा रहता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसके अंदर जब तक विद्युत प्रवाह रहता है डेटा रहता है, और विद्युत प्रवाह नष्ट होने के बाद में या विद्युत प्रवाह बंद होने के बाद में भी डेटा रहता है। वोलेटाइल का मतलब फिर से देख लो, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर विद्युत प्रवाह रहती है जब तक डेटा रहता है, विद्युत प्रवाह बंद होते ही इनमें से डेटा नष्ट हो जाता है या डेटा हट जाता है। ये क्वेश्चन अपना काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, या निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है? फिर से देख लो, वोलेटाइल का मतलब होता है नासवान और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। वोलेटाइल का मतलब हो गया नासवान, और नासवान से अपन क्या चीज ले सकते हैं? ऐसी मेमोरी जिसके अंदर विद्युत प्रवाह रहती है जब तक डेटा रहता है, और विद्युत प्रवाह बंद हो जाते ही या विद्युत प्रवाह बंद होते ही इसमें से डेटा इरेज होता है, डेटा हट जाता है। ठीक है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि रोम ओनली नॉन वोलेटाइल होती है। इतनी सारी की सारी जितनी भी मेमोरी होती है ये सारी की सारी अपनी नॉन वोलेटाइल होती है। ये सारी की सारी मेमोरी कौन सी हो गई? नॉन वोलेटाइल। रोम भी अपना नॉन वोलेटाइल है, मैग्नेटिक टैप भी है, आगे वाली सारी की सारी जितनी भी डिवाइस होती है ये अपना नॉन वोलेटाइल होता है। फिर से बता देता हूँ, वोलेटाइल का मतलब ऐसी मेमोरी जिसके अंदर जब तक विद्युत प्रवाह रहती है जब तक डेटा रहता है, विद्युत प्रवाह बंद होते ही डेटा नष्ट हो जाता है, ये होती है वोलेटाइल। और इसके अपने एग्जाम्पल हो गया रजिस्टर, केस, रैम। और नॉन वोलेटाइल के अंदर रोम हो गया, बाकी की सारी डिवाइस अपनी नॉन वोलेटाइल। देखो इसके नाम अपन ने पढ़े थे, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जा सकता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जा सकता है। ये सारी की सारी अपनी नॉन वोलेटाइल हो गई। और इधर वाली कौन सी हो गई? वोलेटाइल मेमोरी। ये रजिस्टर और केस मेमोरी लिखने का मतलब यही है कि ये सारा का सारा एक साथ ही अपन मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने। देखो रजिस्टर अपना कंप्लीट हो गया, केस हो गया, रैम हो गया और रोम हो गया। अब इनके अंदर एक क्वेश्चन अपना और बन सकता है, वो कौन सा? देखो कभी कभी क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी फास्ट होती है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अपनी स्लो होती है या फिर धीमी होती है, निम्न में से कौन सी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर या भंडारण क्षमता के अंदर कौन सी अधिक होती है, कौन सी कम होती है। तो इनके अंदर रजिस्टर मेमोरी, केस मेमोरी, रैम, रोम और उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी को अपन एक पार्ट में ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन अगर अपना ऐसा है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे अधिक या तीव्र गति की मेमोरी होती है, तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा अपना रजिस्टर। और रजिस्टर के बाद में रजिस्टर से स्लो मेमोरी कौन सी होती है, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, वो फिर अपना केस मेमोरी आता है। और केस से भी फिर स्पीड कम के अंदर रैम और रोम, ये अपना प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ गया। तो इसको अपन बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टोरेज या सबसे ज्यादा अपनी स्पीड जो होती है वो अपना रजिस्टर का होता है, उससे कम केस का होता है, फिर प्राइमरी का होता है, फिर अपना सेकेंडरी का होता है। अगर अपन बात करें कि ये तो हो गया अपना स्पीड की बात, अब अपन करते हैं स्टोरेज की बात। देखो स्टोरेज का मतलब क्या होता है? भंडारण क्षमता। भंडारण का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस के अंदर अपन कितना डेटा रख सकते हैं, कितनी मात्रा में डेटा को रखा जा सकता है। जैसे रजिस्टर जो होता है अपना सबसे कम स्टोरेज वाली डिवाइस होती है, सबसे कम स्टोरेज वाली डिवाइस रजिस्टर होता है अपना, उससे अधिक स्टोरेज वाला अपना केस होता है, उससे अधिक अपना रैम होता है, रोम होता है, प्राइमरी मेमोरी बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। और सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिवाइस कौन सी होगी अपनी? सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी के अंदर ये सारी की सारी आता है और इनको अभी अपन पढ़ते हैं वन बाय वन, ठीक है। फिर से देख लो, स्टोरेज के अंदर सबसे कम, फिर इसका स्टोरेज इससे ज्यादा, इसका स्टोरेज इनसे ज्यादा, और फिर इनका स्टोरेज इनके स्टोरेज से ये वाले स्टोरेज सबसे ज्यादा होंगी। फिर से देख लेना, सबसे कम स्टोरेज, फिर ज्यादा स्टोरेज, फिर ज्यादा और फिर ज्यादा। स्पीड की बात करता हूं, सबसे ज्यादा स्पीड, इससे इसकी स्पीड कम होगी, इससे इसकी स्पीड कम होगी और फिर कम होती है। जैसे अपन ने स्पीड कर लिया
और एक अपन ने कैपेसिटी कर लिया। दो चीजें कर ली और एक चीज अपन कर लेते हैं इनके मूल्य की बात। मूल्य का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपन इसको मार्केट से परचेज करते हैं इन मेमोरीज को, तो कौन सी मेमोरी कितने पैसे की आएगी। ये सबसे स्टोरेज कम होती है लेकिन पैसा इसका सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, ये अपनी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा रखता है और पैसे इसके सबसे कम लगता है। तो इस तरह से अपन ले लेंगे, सबसे ज्यादा पैसे की, फिर कम पैसे की, फिर कम पैसा, फिर कम पैसा लगता है। इस तरह से अपन ले सकते हैं इनको। ये मैंने इतनी चीजें करवा दी है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर लगभग सारी चीजें कर ली अपन ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, लेकिन अपन ने रजिस्टर और केस को भी यहीं पे पढ़ लिया। रजिस्टर मुख्य रूप से 3 मैंने बता दिए, बाकी के बहुत सारे होते हैं। एमबीआर हो गया, एमआर, इनकी फुल फॉर्म देख लेना। मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर, ये हो गया। केस मेमोरी में L1 L2 L3 बता दिया मैंने। रैम के अंदर SRAM DRAM, एक और होता है अपना SD RAM, उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अपने। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है SDRAM, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अपना रोम अपन ने पढ़ लिया, PROM, EPROM, EEPROM, सबके बारे में मैंने समझा दिया आप लोगों को। इनके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट अपना वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल के अंदर अपना देखो, ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है मैंने, इससे इधर वाली जितनी भी मेमोरी होती है सारी की सारी वोलेटाइल मेमोरी हो गई, और ड्रॉ के इधर लाइन के इधर वाली जो भी मेमोरी हो गई वो अपनी नॉन वोलेटाइल हो गई। वोलेटाइल का मतलब लाइट जाते ही डेटा नष्ट हो जाएगा, लाइट जाए चाहे नहीं जाए इसमें डेटा सेव रहता है। ठीक है, सिंपल भाषा में अपन बोल सकते हैं इसको। यहां तक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के नाम मैंने बताए थे अभी बहुत सारे। सेकेंडरी मेमोरी हो गया, बाहरी मेमोरी हो गया, एक्स्ट्रा मेमोरी हो गया, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और इनके अंदर अपन इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले आता है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप अगर आप लोग जानते हो तो पहले के ज़माने में, या फिर अब तो उतना यूज नहीं होता मैग्नेटिक टैप का, लेकिन पहले 5-10 साल पहले मैग्नेटिक टैप का मतलब जैसे रील होती थी अपनी, रील के अंदर अपन गाने सुनते थे ना, कैसेट वगैरह पहले वाली आती थी। कैसे, इस तरह की अपनी कैसेट आती थी और इनके अंदर ये रील होती थी यहाँ पे, इसी को अपन मैग्नेटिक टैप बोलते हैं। इसका ओनली एक क्वेश्चन बन सकता है सारी के अंदर ये वो कि निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा सीक्वेंस के हिसाब से अपन प्राप्त कर सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब लगातार डेटा को प्राप्त किया जा सकता है, रैंडम डेटा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस का मतलब कि 1 by 1 ही डेटा प्राप्त कर सकते हैं, रैंडम तरीके से नहीं कर सकते। मतलब समझा देता हूं मैं। देखो, जैसे कोई भी डेटा अपना स्टोर किया अपन ने, इनको हटा देता हूं मैं। जैसे जो भी डेटा अपन ने स्टोर किया, इनके अंदर जैसे डेटा 1 आ गया, फिर डेटा 2, 3, 4, 5, 6। कहने का मतलब इस कैसेट के अंदर या इस रील वाली कैसेट के अंदर अपने 6 गाने अपन ने लोड कर रखे हैं। 6 गाने इसके अंदर पहले से। अपना पहला गाना प्ले हो रहा है और अपने को चौथे गाने पे जाना है ना, 4 नंबर के गाने पे जाना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले दूसरे वाले गाने से जाना पड़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड कर सकते हैं अपन। फिर थर्ड वाला गाना जाएगा, फिर फोर्थ वाला गाना आएगा। ठीक है, लेकिन बाकी की मेमोरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई डेटा चल रहा है पहले वाला, तो डायरेक्ट अपन 6 वाला प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 वाला ले सकते हैं, डायरेक्ट 4 वाला प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है सिक्वेंशियल मेमोरी। ओनली एक ही होता है मैग्नेटिक टैप, बाकी की सारी कौन सी होती है, रैंडम तरीके से इनको प्राप्त किया जा सकता है। देखो, ये अपना मैग्नेटिक टैप का कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन मैग्नेटिक डिस्क लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब चुंबकीय डिस्क। ठीक है, और इनके अंदर अपना एक होता है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एक होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होता है SDD सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब क्या हो गया, ऐसी डिस्क जो कि चुंबकीय आवरण से बनी होती है और इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, एक होता है अपना फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसी के अंदर मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट है अपना
यानी कि इनके अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है। आजकल इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होता, न के बराबर है, लेकिन पहले के ज़माने में डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ही किया जाता था। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की मैं बात करूं, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था 1.44 MB। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है FDD, वो अपन आगे कभी डिस्कस करेंगे। एक होता है अपना हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, कंप्यूटर के अंदर ऐसे डिवाइस जिसके अंदर सर्वाधिक डेटा अपन रख सकते हैं, वो अपना होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, मैक्सिमम डेटा रखा जा सकता है, मैक्सिमम डेटा इसके अंदर रखा जा सकता है। क्वेश्चन अपना आ सकता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस के अंदर सर्वाधिक डेटा रखा जा सकता है, तो कौन सा होगा अपना हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। एक होता है अपना सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह से हार्ड डिस्क का ही एडवांस वर्जन है जो कि अपने लैपटॉप्स वगैरह में लगी होती है। इनके अंदर SSD का मतलब क्या हो गया कि हार्ड डिस्क से जो इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और डेटा जो रखा जाता है वो काफ़ी सुरक्षित रहता है बजाय अपना हार्ड डिस्क के। ये अपनी मैग्नेटिक डिस्क हो गया। उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी डिस्क होती है, ऐसी डिस्क जो गोल होती है। गोल का मतलब ऐसी डिवाइस है जो गोल होती है और उसके अंदर अपन डेटा रख सकते हैं। बताओ कौन सी होती है। जैसे ये ओ होता है अपना, ओ जैसे गोल होता है, इसकी सभी डिवाइस अपनी गोल होती है। जैसे CD अपन सब लोग जानते हैं, CD अपनी गोल होती है, DVD, BRD और HVD। ठीक है, तो CD हो गया अपना, DVD हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क, ये इनकी फुल फॉर्म हो गई सभी की। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया और इसके अंदर 650 से 700 MB तक का डेटा ले सकते हैं अपन। MB, KB, MB, GB पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था अपन ने। ये कंफर्म आना ही चाहिए, तभी अपना मेमोरी का जो भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा सही हो पाएगा, वरना नहीं होगा। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डायरेक्ट वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं इसको अपन। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB तक। कहने का मतलब पहले के टाइम पे अपन CD लेके आते थे, उसके अंदर एक मूवी देख पाते थे अपन। DVD फिर उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन में DVD आया अपना, तो DVD के अंदर क्या है, एक साथ 4-5 मूवी आने लग गई। फिर आया अपना BRD, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता कितनी होती है, 25 से 50 GB या फिर 50 से 500 GB। ठीक है, ये दोनों में कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये लेयर के हिसाब से होता है, ये सिंगल लेयर और ये डबल लेयर। ठीक है, सिंगल लेयर के अंदर 25 से 50 GB, डबल लेयर के अंदर 50 से 500 GB। ये अपना ब्लू रे डिस्क हो गया। एक होता है HVD, लगभग 1 TB तक का, 1 TB तक का स्टोरेज कैपेसिटी रख सकते हैं अपन HVD के अंदर। होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क, TB का मतलब पता होगा, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। और इसके बाद में अपन आगे वाली डिवाइस देखते हैं। फ्लैश ड्राइव कौन सी होती है, मास स्टोरेज कौन सा होता है, USB स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है। देखो फ्लैश, मास और USB, इनके अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती है, या फिर इनको अपन पोर्टेबल डिवाइस भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल स्टोरेज। क्वेश्चन अपने को ऐसे ही पूछेंगे, कहने का मतलब इनके नाम 4-5 है, इनके नाम 4-5 है और इनके नाम भी 4-5 है, तो क्वेश्चन उन्हीं के अंदर से पूछेगा कि अपने को कंफ्यूज करने के लिए। ये नहीं है कि प्राइमरी सेकेंडरी 2 हो गए, इनके नाम कुछ नहीं है, अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरह से देखो फ्लैश ड्राइव हो सकता है, मास स्टोरेज पूछ सकते हैं अपने को, USB स्टोरेज बोला जा सकता है, पोर्टेबल स्टोरेज पूछ सकता है अपने को। तो उनके अंदर अपना मेमोरी कार्ड हो गया और पेन ड्राइव हो गया। मेमोरी कार्ड सब जानते हैं, अपने सेल फोन के अंदर होता है, और पेन ड्राइव जो अपन लोग रखते हैं ना, ये हो गया
और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड है कि कितने जीबी का है, 8 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB तक का हो सकता है। देखो मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर लगभग मेमोरी कंप्लीट है, लेकिन इनके अंदर काफ़ी डीपली चीज़ें और रह गई। कहने का मतलब जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हो गई, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, SSD है, लेकिन अपन ओवरव्यू ले रहे हैं इनके अंदर। जितनी भी चीज़ें मैंने लगभग कंप्लीट बता दी, ठीक है। तो मेमोरी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, और ये चीज़ें जब लर्न होगा, पूरा चार्ट अपना क्लियर होगा ना, तभी जाके अपना मेमोरी का क्वेश्चन सोल्व होगा। और इसके अलावा एक मेमोरी यूनिट जो अपन ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया, और चार्ट अपन ने आज बढ़िया तरीके से पढ़ लिया मेरे हिसाब से। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं। मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ओनली 2 ही बोल रहा हूँ मैं, रैम और रोम, लेकिन पढ़ने के पर्पज से अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया इनको। रजिस्टर और केस भी प्राइमरी के अंदर ही होगा। क्यों? देखो इसके नाम कौन कौन से हो गया, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और कंपल्सरी मेमोरी। आंतरिक मेमोरी और कंपल्सरी मेमोरी, इनका मतलब क्या होता है, ये अंदर होती है कंप्यूटर के, और ये एक तरह से कंपल्सरी मेमोरी ही होती है, तभी अपन ने इनको इनके अंदर ही पढ़ लिया। रजिस्टर के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से करा ली मैंने अपने, केस मेमोरी का पढ़ लिया, रैम रोम, ये सारी चीज़ें डिटेल्स हो गई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।